जी, हमारा पहला सवाल है आज का। पहला सवाल आ गया। मजाक बना रहे हैं या वैसे ऐसे किया हुआ? पहला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज एम्ड एट सॉल्विंग इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स? कौन सी रिसर्च है जो फौरी तौर पे इमीडिएट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है? हमारे पास जो से चूंकि रिसर्च बाय पर्पस की दो टाइप्स हैं, एक को हम बेसिक रिसर्च और एक को अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अच्छा, जब इमीडिएट प्रॉब्लम्स की बात आती है तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स में हमारे जेहन में आता है कि एक्शन रिसर्च होगी, और जबकि प्रैक्टिकल का वर्ड लिखा हुआ है तो हमारे जेहन में अप्लाइड आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अप्लाइड रिसर्च की ही फर्दर ये तीन टाइप्स हैं, जो एक्शन रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और जी माशाल्लाह, और जो है वो बड़े मसले होते हैं वैसे ना। फीमेल के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली जिनकी जो शादी हुई हुई है ना, तो बंदा ना बड़ा हो जाता है। मेरी मिसेज की जो है ना वो खैर अच्छे टाइम के अंदर जॉब हो गई, जब सिर्फ एक बच्चा था। तो अब जो है ना उनका एमफिल के अंदर एडमिशन लेके दिया हुआ है, और कभी कभी दिल करता है कि छोड़ दें यार, कि क्या उसमें कॉलेज को भी देखना, उधर एमफिल को भी, इधर से मेरे अपने बहुत सारे मामलात हैं, तो मेरा भी लेके आना जाना तो बड़ा मुश्किल है। और हालांकि पढ़ती कुछ असाइनमेंट कोई आती है बेगम साहिबा की तो वो मैंने ही करनी होती है, उनको असाइनमेंट बना के देनी है और सारा कुछ जो है ना बाद में समझाना कि उसको जस्टिफाई कैसे करना है, किसी चीज़ को करना। तो अल्लाह ताला जो है आसानियाँ पैदा करे, हमें बहुत से काम एक टाइम में करने पड़ते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च इसका होगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, होता तो ऐसे ही है, मतलब आपका जो है ना वो पार्टनर की हेल्प के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर जो है ना वो सपोर्टिव है और वो समझता है इस चीज को कि एक फीमेल जो अल्लाह की तरफ से एक कमजोर पैदा की गई है, और उसको इतना बर्डनाइज करना कि वो मर्द से भी ज्यादा काम करे, जाहिर बात है कि मेल का काम करना, और फीमेल वो भी वर्किंग वीमन है, वो मेल भी वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा जो है वो करना फीमेल की, फीमेल बड़ा मुश्किल है। और फिर ये भी है, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों के जितने भी मैं सपोर्ट कर दूं ना, तो बहुत से काम ऐसे जो मैं नहीं कर सकता, जो बेगम साहब ने करने, बल्कि उन्होंने सोना उन्हीं के पास ही है बच्चों में आके। तो मतलब वो काम मैं कहीं 50-50% हो ही नहीं सकता। हमेशा जितना भी हम कोऑपरेटिव बन जाए ना, तो 70-30% ही होता है कि 70% फीमेल को अपने काम भी करने होते हैं, और बाकी बैठ के काम भी करने होते हैं। Which of the following best define a variable? वेरिएबल वो होता है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता सर, अरशद साहब। वेरिएबल तो चीज ही ऐसी है कि जो मेजरेबल होती है, जो बदलती रहती है, जिसको हम मेजर, उसके मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसको मेजर करते हैं। तो कांस्टेंट हम इसको नहीं बोलेंगे। सैम्पलिंग इज यूज्ड इन रिसर्च बिकॉज, सैम्पलिंग रिसर्च के अंदर जो है वो यूज होती है बिकॉज, क्यों? द पॉपुलेशन इज टू लार्ज, जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो तब हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। इट सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, हमारे टाइम और रिसोर्सेज को हमारे लिए बचाती है। इट इज मोर, ये एक्यूरेट होती है। ऑल ऑफ, बिल्कुल ठीक है कि सैम्पलिंग हमारे पास जब सैंपल ज्यादा हो, जब टाइम हमारे पास यानी कम टाइम लगता है, और इससे हमें एक्यूरेट विदाउट बायस हमें डाटा मिल रहा होता है। Which type of research seeks to describe characteristics of population? कौन सी रिसर्च है जो पॉपुलेशन के मुतालिक बताती है, पॉपुलेशन की खसूसियत बता रही होती है? तो पहले तो सोचें कि कौन सी रिसर्च है जो पॉपुलेशन के ऊपर हम कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब हम किसी पॉपुलेशन की खसूसियत, इसका मतलब है कि उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी कोई करंट हम सिचुएशन, तो कौन सी रिसर्च ऐसी होगी? जी, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन की खसूसियात हम देख रहे हैं ना, तो वो ना माजी की बात हुई है, ना लैब के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट या ग्रुप्स की बात हुई है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही होगी। द हॉथरॉन इफेक्ट रेफर टू, ये हॉथरॉन जिसका हमने ना वो पढ़ा था, अल्टन मायर की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी पढ़ी थी। अब उसके अंदर वो हॉथरॉन के जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब बेसिकली उसके अंदर क्या था जो वो एक्सपेरिमेंट था, इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के जो
इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजल्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये बात थी उसके अंदर। या अल्टरेशन ऑफ बिहेवियर ड्यू टू बीइंग ऑब्जर्व, कि जो लोगों के बिहेवियर बदलने से उनकी कारकर्दगी के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये था। एक्सपेरिमेंटल एरर था, या सैम्पलिंग बायस था। तो बिल्कुल उसके अंदर कि जैसे आप मुख्तलिफ, कभी लाइट कम ज्यादा करके, कभी बंदे कम ज्यादा करके, कभी शिकायतें करके, कभी हम उसके अंदर जो है वो लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट करके, उनका दुख दर्द सुन के तो फिर तजर्बे करवा रहे हैं या फिर काम करते हैं, उसका उसके बिहेवियर को चेंज करके हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कितनी प्रोडक्टिविटी कम या ज्यादा होती है। अब पायलट स्टडी जो कि रिलायबिलिटी को मोस्टली देखने के लिए करते हैं, तो पायलट स्टडी इज कंडक्टेड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ स्टडी, कि हम ये देखते हैं कि क्या ये स्टडी करना मुमकिन है। प्रूव द हाइपोथेसिस, कभी भी हम हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं करते। कलेक्ट प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम पायलट स्टडी नहीं कर रहे होते, बल्कि हाई देखें जो पायलट स्टडी होती है इसको हम यही देखते हैं कि क्या ये रिसर्च आगे लेके चलना मुमकिन है, क्या हम ये रिसर्च आगे करें कि इसको यहीं पे छोड़ दें, क्या हाइपोथेसिस जहां हमारे टेस्ट की जा सकती है, क्या इसके अंदर जो हमारे पास सैंपल बाय चांस तो नहीं आया, बल्कि वो एक यानी उसका जो पी वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो देख रहे होते हैं। तो टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी है। व्हाट इज द ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च, ये रिसर्च के अंदर ना वर्ड यूज करते हैं ट्रायंगुलेशन, इससे क्या मुराद है कि यूजिंग वन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, एक डाटा के जरिए, एक तरीके के जरिए डाटा कलेक्ट करना, ये ट्रायंगुलेशन होता है। यूजिंग मल्टीपल मेथड डाटा कलेक्ट करने के, कि इससे हमारी रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। कंपेयर टू रिजल्ट्स, दो रिजल्ट्स को कंपेयर करना। फॉर्म ऑफ स्टडी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की एक फॉर्म है। तो ट्रायंगुलेशन मेथड रिसर्च जो है ना, ये इसको बोलते हैं जब हम मल्टीपल मेथड यूज करते हैं ताकि हमारी रिसर्च की रिलायबिलिटी जो है वो उसको इंश्योर किया जा सके, कोई बायसनेस वगैरह ना हो। अब वेरिएबल डेट इज हेल्ड कांस्टेंट इन रिसर्च, वो वेरिएबल जो कांस्टेंट रहता है को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कंट्रोल या कन्फाउंडिंग वेरिएबल। वो वेरिएबल जो कांस्टेंट रहता है जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती, उसे हम कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं। देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम या ज्यादा कर रहा है, मौजब बन रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो हम मैनिपुलेट कर इसकी मिकदार कम ज्यादा करते हैं, हम इसकी मिकदार इंडिपेंडेंट की कम या ज्यादा करते हैं, डिपेंडेंट के ऊपर असर होता है वो तो कंट्रोल वेरिएबल यानी जो कंट्रोल फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डाटा, हमारे पास चूंकि डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। कन्फाउंडिंग मतलब वही जो दरमियान में आके टंग अड़ा लेता है, जिस जो आके जो है ना वो कोई ना कोई यानी कि ना इंटरवीनिंग वेरिएबल, कन्फाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, ये एक तरह के ही वेरिएबल हैं बस, जो मतलब ना इंडिपेंडेंट है ना डिपेंडेंट है, कोई थर्ड चीज आ गई है तो उसे हम कह देते हैं। शुक्र है याद आ गई। वट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो हम इंटरव्यू के लेते हैं, जो हम कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश आर्टिकल किसी ने लिखा है वो पढ़ते हैं, ये डाटा फ्रॉम सर्वे। तो ये सारे जो है ना, बाकी सर्वे करना हम हो सकता है डायरेक्टली जो इफेक्ट है उससे डाटा ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन भी डायरेक्टली हो सकती है, इंटरव्यू भी हो सकता है। यानी कि ये जो पब्लिश आर्टिकल किसी ने लिखा है, किसी और की ऑब्जर्वेशन को हम, किसी और की रिजल्ट्स को हम देख रहे हैं, तो पब्लिश आर्टिकल जो है वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ऑपरेशनलाइजेशन, जब आप थीसिस कर रहे होते हैं तो लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के अंदर आप अपने जो आपके टाइटल होता है उसकी आप ना ऑपरेशनल डेफिनेशन बता रहे होते हैं कि मैंने फलां कीवर्ड, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है और फिर मेरी ये है। तो वो जो बेस्ट डिफाइन ऑपरेशनलाइजेशन से क्या मुराद होगा, मेकिंग डाटा ऑपरेशनल, डाटा को ऑपरेशनल करना, डिफाइनिंग वेरिएबल इन मेजरेबल टर्म्स, जो वेरिएबल्स हमारे रिसर्च के टॉपिक के अंदर हैं उनको मेजर, उनको डिफाइन करना, यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा फॉर रिसर्च, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। तो देखिए ये यही है डिफाइनिंग वेरिएबल इन मेजर रिसर्च, कि हमारा जो टाइटल होता है ना रिसर्च का, उसके अंदर जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे होते हैं या जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम जो डिफाइन करते हैं, कि डिफरेंट लोगों ने ये डिफाइन किया और मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ, तो ये आ जाता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, मॉडल दैट आउटलाइन द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। यानी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि आप वो मॉडल जो आउटलाइन करता है कि अमंग वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो ये पहला ही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिसर्च के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, तो ये वाला होगा।
रिसर्च बाइस रेफर टू, जो रिसर्च के अंदर बाइस है इसको कैसे रेफर करते हैं, इसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। यानी रिसर्च बाइस होगी तो उसका मतलब है कि डाटा हमें जो है, यानी उसका अंदर सिस्टम के अंदर एरर आ गया, तो सिस्टम के अंदर एरर आ गया। ये रिसर्च पैराडाइम वाला मैंने आपको, ये भी एक किस्म का वो डिजाइन की तरह होता है जो हमने, वैसे रिसर्च पैराडाइम में हमने तीन बातें की थी, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, क्रिटिकलिज्म, या इसको दूसरे लफ्जों में पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, और ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने बताया था जिसमें अंदर डिटेल में नहीं जाता। तो ये सिस्टमेटिक एरर होगा जो बायस के जरिए, यानी जो रिसर्च के अंदर बायसनेस की वजह से जो एरर होता है उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो उसके अंदर जब डाटा, जब हम सैंपल ठीक नहीं लेंगे तो सारे मसाइल की जड़ ही वही होगी कि हमारे, तो वो एक सिस्टमेटिक एरर, उसके अंदर का एक एरर बोला जाएगा। व्हाट डज लिकर्ट स्केल मेजर? लिकर्ट स्केल क्या मेजर करता है? डेमोग्राफिक, बिहेवियरल, एटीट्यूड एंड ओपिनियन एंड न्यूमेरिकल डाटा। लिकर्ट स्केल किस तरह के डाटा के लिए जो है वो यूज होता है? एटीट्यूड और ओपिनियन को मेजर करने के लिए लिकर्ट स्केल यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा? कौन सा क्वालिटेटिव डाटा है? एज ऑफ पार्टिसिपेंट, अभी तो क्वांटिटेटिव है क्योंकि हम उसमें मेजर कर सकते हैं। ओपिनियन ऑफ पार्टिसिपेंट, ये क्वालिटेटिव आ सकती है, पार्टिसिपेंट की ओपिनियन जो है ना क्वालिटेटिव हो सकती है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये डिजिट में होती है, नंबर ये सारे डिजिट में, तो ओपिनियन ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो क्वालिटेटिव डाटा है। द टर्म डाटा एनालिसिस रेफर टू, ये डाटा एनालिसिस का मतलब क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इंटरप्रेट करना, डिजाइनिंग है क्वेश्चनर, क्वेश्चनर को डिजाइन करना, या रिपोर्ट को लिखना। तो जब डाटा को एनालिसिस करना, इसका मतलब है कि इंटरप्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को इंटरप्रेट करना और प्रोसेस या प्रोसेस करना, ये डाटा एनालिसिस के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्वांटिटेटिव रिसर्च की, नॉट क्वांटिटेटिव रिसर्च की कौन सी टाइप नहीं? यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, लार्ज सैंपल साइज, सब्जेक्टिव इंटर। क्वांटिटेटिव के अंदर देखिए हम स्टैटिस्टिकल काम क्वांटिटेटिव में कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव को मेजरमेंट करना क्वांटिटेटिव में हो रहा होता है, बड़ा सैंपल साइज होता है क्वांटिटेटिव में, बिल्कुल बड़ा होता है। सब्जेक्टिव की बात सिर्फ हम जो है वो क्वालिटेटिव के अंदर करते हैं, क्वांटिटेटिव में सब्जेक्टिव की बात नहीं होती। व्हाट डज IRB स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स? IRB कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। जब भी आप कोई रिसर्च करने के लिए प्रपोजल लिखते हैं वो IRB के पास जाती है। IRB जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है, वो उस रिसर्च को जो है वो उस आपकी प्रपोजल को देखती हैं कि इसके अंदर कौन से एथिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या ये किसी को हार्म तो नहीं करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी, वो देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ये इसको कहते हैं, और ये यहाँ पे उसकी प्रपोजल भेजी जाती है किसी भी रिसर्च की कि इससे क्या नुकसान किसी को पहुंच सकता है। हर कहीं है। नहीं, BS लेवल पे तो कुछ, MPhil भी कुछ नहीं होता। रिसर्च जो होती है ना ये सारी PhD लेवल पे होती है। MPhil तक कुछ भी नहीं पाकिस्तान में, सिवाय MPhil के थीसिस के अंदर आपको कहा जाता है प्लेजरिज्म की बात की जाती है। उसके अलावा MPhil के थीसिस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल आप MPhil के थीसिस कहीं से कर रहे हैं ना, तो वो थीसिस ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी किसी ने उस तरह की रिसर्च की है, तो आप उसी अगले किसी बंदे का पूरा थीसिस उठा के कॉपी करके आप दे सकते हैं। जब फिर उसके अंदर प्लेजरिज्म रिमूव कर दें और आप पूरा थीसिस किसी और का दे दें, तो आपका कोई पूछने वाला नहीं है, आपका एक काम चल जाएगा। मतलब सुपरवाइजर पे डिपेंड कर रहा है। तो जो रिसर्च स्टार्ट होती है ना, ये स्टार्ट PhD से होती है। यहाँ BS लेवल पे, MS लेवल पे तो सिर्फ हम रिसर्च को सीख रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीजें होती हैं। PhD में ये बसर का इस्तेमाल, जहाँ पे हमारे टॉपिक की वेरिफिकेशन होती है, जहाँ ये बोर्ड बैठता है टॉपिक के अप्रूवल के लिए, सारी चीजें वो देखी जाती हैं, वो सारा PhD के अंदर होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रैंडम असाइनमेंट इन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट के अंदर रैंडम जो हम काम, इसमें मतलब क्या, टू बाइस, बिल्कुल रैंडम का मतलब भी होता है कि बाइसनेस को कम किया जाए, टू इंश्योर इक्वल सैंपल साइज, बाकी नहीं बनते। व्हाट डज अ पी वैल्यू? पी वैल्यू को बोलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू। यानी आपने जैसे ना पायलट टेस्टिंग की है, आपने कोई हाइपोथेसिस दी, उस हाइपोथेसिस के लिए आपने पायलट टेस्टिंग की, और देखते हैं कि क्या हमारा अगर तो जो रिस्पांस रेट हमारी हाइपोथेसिस का है वो 0.05% से अबव है, यानी 5% अगर लोगों
सिर्फ 5% लोगों ने ये कहा कि मतलब हमारी हाइपोथेसिस को उलट बात की, तो वो हमारी हाइपोथेसिस ठीक है, क्योंकि मतलब इसका मतलब 95% हमारी बातें ठीक जा रही हैं। और अगर वो 5% से ज्यादा लोगों ने अगर हमारी रिसर्च के हमारी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट डाटा दे दिए, जो हम पायलट स्टडी करते हैं शुरू में करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी हाइपोथेसिस में कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो इसको मजीद जो है वो रिफाइन किया जाना चाहिए, मजीद इसको देखना चाहिए। तो साइज ऑफ द सैंपल यूनिट है, ठीक है। ये है द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट अकर बाय चांस, क्या वो बाय चांस तो रिजल्ट अकर नहीं आए, क्या वाकई लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो मतलब इसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है और 0.05 होती है, इसका मैंने सब दिया है भैया, यहाँ डिटेल देख लीजिएगा। विच मेथड कलेक्टिंग डाटा थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर के जरिए डाटा किसके अंदर हम लेते हैं, ऑब्जर्वेशन में, फोकस ग्रुप में, या केस स्टडी के अंदर, या सर्वे के अंदर। जी कहाँ पे हम क्वेश्चनियर के जरिए डाटा लेते हैं, तो सर्वे के अंदर हम क्वेश्चनियर के जरिए डाटा लेते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑनलाइन सर्वे, जब आप ऑनलाइन सर्वे करते हैं उससे रिस्पांस रेट ज्यादा आता है, जी बिल्कुल ज्यादा आता है। कॉस्ट इफेक्ट, कॉस्ट बचती है, बिल्कुल बचती है। ग्रेटर कंट्रोल, डाटा के ऊपर कंट्रोल होता है, हमारे पास ही आता है और हम उसको कर सकते हैं खुद ही एक्सेल के जरिए, जैसे हमारे पास इस तरह ईमेल आ गई जो भी है, तो वो ऑल आफ्ता अबाउट ठीक होगा। व्हाट डज स्टैटिस्टिकल पावर रेफर टू, स्टैटिस्टिकल पावर रेफर क्या करती है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एन इफेक्ट इफ देयर इज वन, के स्टैटिस्टिकल पावर, पावर के अंदर हम देखते हैं ना कि जो डाटे को डिटेक्ट करना है, यानी स्टैटिस्टिकल पावर डिटेक्ट एन इफेक्ट इफ देयर इज वन। अब तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, बस यही देखना क्या उसके अंदर कोई इफेक्ट हो रहा है, उस स्टैट का कोई असर है। द साइज ऑफ द इफेक्ट बीइंग मेजर्ड, द लाइकलीहुड दैट रिजल्ट आर ड्यू टू चांस। तो ये वाले ना चांस वाली बात, लाइकलीहुड के कितने परसेंट चांसेस हैं, ये आला था, ठीक है। कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हो रहा है, रिजल्ट आर ड्यू टू चांस हो रहे हैं। द साइज ऑफ द इफेक्ट, जो इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल पावर यूज करते हैं, तो ये आर डी ही होगा। अब ये एक बात याद रख लें कि डी को एम ही नहीं लगा देना, ठीक है ना। ये ना हो कि आप जहां पे देखें इस तरह की सबका है तो आल लगा ले, थोड़ा लॉजिक के साथ देखिएगा। विच एनालिसिस मेथड कंपेयर मीन्स बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, जहां दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों उसे बोलते हैं एनोवा, और जहां दो दो वेरिएबल्स हों तो वो होता है टी टाइप, दो वेरिएबल टी और दो से ज्यादा हों तो एनोवा आ जाता है। इसके अलावा रेग्रेशन के अंदर हम जो इसमें चेक करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं कि वेरिएबल्स का आपस के अंदर रिलेशनशिप क्या है। और काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम करते थे ये, उसके जहां पे हमारे पास डाटा कैटेगोरिकल डाटा होता है, यानी अजम्प्टेड डाटा, जहां पे हमारे पास वो नहीं होता, यानी जिसे हम बोलते हैं अजम्पशन की बेस पे जो डाटा होता है ना, मतलब वो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, वो लगता है। टी क्या बोल रही है, टी, टी दो के लिए, अच्छा अच्छा लिख कैसे रही है ना, टी डू के लिए। अच्छा, इन एपीए स्टाइल विच सेक्शन कम फर्स्ट इन रिसर्च पेपर, जब आप रिसर्च पेपर रख रहे हो और अगर आपका रिसर्च पेपर जो है वो एपीए स्टाइल के अंदर है, अमेरिकन स्कूल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक आप कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर जो है वो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, एब्स्ट्रैक्ट के रिजल्ट। हम पाकिस्तान के अंदर मोस्टली एपीए स्टाइल को यूज कर रहे होते हैं, तो एपीए स्टाइल के अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पहले होता है, इंट्रोडक्शन बाद में, फिर ये तो उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, फिर फाइंडिंग, फिर डिस्कशन वगैरह, ठीक है। APA 7 वर्जन इस वक्त हमारे पास चल रहा है। वट शुड बी इंक्लूडेड इन द डिस्कशन सेक्शन, डिस्कशन के अंदर जो चैप्टर हमारा होता है डिस्कशन वाला, ये पांचवा चैप्टर, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ओनली रिजल्ट्स, किसी रिजल्ट लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन, और उसके अंदर इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं वो लिखते हैं, फ्यूचर डायरेक्शन, फ्यूचर की डायरेक्शन, या लिटरेचर रिव्यू। ना लिटरेचर रिव्यू होता है, ना सिर्फ फ्यूचर की बात हो रही होती है, बल्कि इंट्रोडक्शन और इंप्लीकेशन जो है इसका उसके अंदर तस्करा होता है। इन विच सेक्शन वुड यू फाइंड लिमिटेशन डिस्कस्ड, कौन सा सेक्शन होता है आपके थीसिस का जिसके अंदर आप लिमिटेशन की बात करते हैं, पहले चैप्टर के अंदर, दूसरे के अंदर, या जो है वो तीसरे के अंदर, या चौथे के अंदर, सॉरी
चौथे के अंदर या पांचवे के अंदर। तो जो हम लिमिटेशन की बात करते हैं ना, ये हमारा आखिरी चैप्टर के अंदर होता है, डिस्कशन के अंदर होता है। जो हम डीलिमिटेशन की बात करते हैं ना, वो हम पहले चैप्टर के अंदर करते हैं, ठीक है। जो डीलिमिटेशन की बात होती है, जहाँ पे हम अपनी बाउंड्रीज बता रहे होते हैं, तो वो होती है हमारी, यानी रिसर्च शुरू करने से पहले, या जैसे डीलिमिट के ये यहाँ जहाँ तक मैं करूंगा ये काम में, या वो हम थर्ड चैप्टर में बात करते हैं मेथोडोलॉजी में, या पहले चैप्टर में बात करते हैं। जब लिमिटेशन की बात हो ना, जो बड़ा लेवल पे जो नेचुरल इस तरह की चीजें हमारी रह गई, हमारा इख्तियार नहीं था उसके अंदर, तो वो वाली जो चीजें हैं हम वो आखिरी चैप्टर डिस्कशन में बता रहे होते हैं, गैप बता रहे होते हैं, मुस्तकबिल में कोई बंदा करे तो मैंने यहाँ तक नहीं किया, आप लोग कर ले इस तरह का। हाउ शुड रेफरेंसेस बी फॉर्मेट अकॉर्ड एपीए स्टाइल के अंदर, रेफरेंस जो हम एट द एंड करते हैं, जो आखिरी चैप्टर के बाद जो हमारे रेफरेंसेस होते हैं, वो किस तरह अरेंज करते हैं? अल्फाबेटिकली बाय टाइटल, क्या टाइटल को अल्फाबेटिकली हम अरेंज करते हैं? क्रोनोलॉजिकली बाय पब्लिकेशन डेट, जो जिस डेट के मुताबिक हमारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो हम तो हम उसके मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल 2016 वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद 15, फिर उसका 14, 13, इस तरह करेंगे। या अल्फाबेटिकली बाय ऑथर लास्ट नेम, कि जो कोई भी ऑथर है, जैसे जिशान उमर है तो उमर पहले आएगा, फिर डॉट जेड आएगा, कॉमा जेड आएगा, फिर उसके बाद जो आर्टिकल मेरा फॉर एग्जाम्पल 2024 में पब्लिश हुआ तो फिर कॉमा 2024 आएगा। तो कौन सा होगा? यही होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। कि हमारे पास जो है ना वो अल्फाबेटिकली सेकंड, क्योंकि एपी स्टाइल के अंदर सेकंड जो ऑथर होता है वो पहले आता है, सेकंड नेम पहले आता है, दूसरा बाद के अंदर कॉमा लगा के उसका एब्रीविएशन जो है वो, सॉरी, फर्स्ट वर्ड लिख, फर्स्ट अल्फाबेट लिखते हैं, फिर उसका सन वगैरह इस तरह। What which should be commonly used to statistical analysis in social science? सोशल साइंसेज के जो हमारे थीसिस हैं। नाजिया पेंटिंग कर रही है, चलो नाजिया को करने दें, पेपर नजदीक आ गए हैं, तो बिशा जी को करने दें। अच्छा जी, विच कॉमनली यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सोशल साइंसेज? तो एसपीएसएस जो है ना वो यूज होता है सोशल साइंस के अंदर। एक्सेल भी होता है, लेकिन एक्सेल कम होता है। एनवीवो तो क्वालिटेटिव है, अब ऑल ऑफ द अबव नहीं लगा देना, क्योंकि एन वीवो जो है ये क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने का टूल है, ठीक है। और एक्सेल क्वांटिटेटिव है, और ये भी क्वांटिटेटिव है। तो एसपीएसएस जो है ना वो ज्यादा यूज होता है इसके लिए। ये बेटा भी क्लास लेता है, अभी से हमारा शागिर्द बन गया। द प्राइमरी गोल व्हेन कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के लिए प्राइमरी गोल क्या है? टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, के स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, जनरेट न्यू आइडियाज और इनसाइट्स, वैलिडेट एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मेजर स्पेसिफिक आउटकम्स। जी, द प्राइमरी गोल्स व्हेन कंडक्टिंग, प्राइमरी गोल्स क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने का? स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को न्यू, तो जो एक्सप्लोरेटरी है ना, न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं। विच स्ट्रेटेजी हेल्प स्टूडेंट्स डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल? कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के अंदर? रूट मेमोराइजेशन, सुक्राटिक क्वेश्चनिंग, पैसिव लिसनिंग। तो जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग की बात, ये सुकरात का मेथड है, क्रिटिकल, सवाल से सवाल, सवाल पे सवाल। Which assessment tool allow teacher to evaluate student understanding during lesson? lesson के दौरान बच्चे की अंडरस्टैंडिंग। फाइनल एग्जाम नहीं जी, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं जी, रिसर्च पेपर, एग्जिट टिकट, ठीक है। एग्जिट टिकट से जो है ना, जो उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है उसके बाद कहता है हाँ जी बच्चा इसको सम अप करो, आज मैंने क्या पढ़ाया, तो ये एग्जिट टिकट से बोलते हैं, और ये वाले फॉर्मेटिव के अंदर आता है। अच्छा जी, चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ खत्म कर दूं। जो आज जो है ना वो 4400 एमसीक्यूज मुकम्मल करने हैं, तो खत्म हो जाए। वेस्ट एजुकेशनल थ्योरी। अच्छा, वैसे मैं एक सोच रहा हूँ आज, वैसे ना पहले 7-8 लोग होते हैं, आज 12 लोग हैं। जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा ना, जागते रहेंगे, सारे जागना शुरू हो जाएंगे। जो इतने दिन ये मैडम आतिफा जो है ना बड़े अरसा गायब रही है, तो जाग गई है। ये शुरू में जो गैलेक्सी J7 प्राइम वाले साहब हैं, मैडम फाइका बड़े दिनों के बाद आज नजर आ रही हैं। तो ये लोग जो है ना ये अभी जागे हैं कि ये पेपर नजदीक आ गया है तो हम कुछ कर लें। ये नवीदा भी आज ही जागी है, नाइला कभी कभी आ जाती है, बलो इसका।
और इसके अलावा बाकी ठीक है। तो जो है ना ये अब एक्टिव होंगे, होना भी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनका कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल होगा। खैर बहरहाल आप जीनियस हो सकते हैं, आप मेहनत करें तो इंशाअल्लाह जो है वो हो जाएगा। टिप्स देंगे हम आपको इंशाअल्लाह। अब ऐसी तो कोई, मैं तो पूरी मेरे पास है कोई नहीं कि मैं कहूँ कि ये वाले जो है ना कर लें और निकल जाएंगे। ऐसा मेरे पास सक्सेस का शॉर्टकट है ही कोई ना। ओनली वन थिंग, कि मेहनत करें बस, सिर्फ मेहनत करें। इसके अलावा मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आपके हो गए एमसीक्यू 4400, एमसीक्यू रह गया 600। क्या ख्याल है कि मैं बजाय दोबारा टाइप करने के, आपका पेपर गुजर जाना है और मेरे फिर भी 200-300 एमसीक्यूज रह जाने हैं, तो मैं कल से ना वो जो पेपर नहीं है इल्म दानिश की, ये मैंने करवाए थे 15 पेपर अपने यूट्यूब के ऊपर ना करवाए हुए हैं मॉडल पेपर में। तो इसी के जो है ना वो आगे 6 पेपर और करवा दूं, रोजाना एक पेपर करवा दूं। अब उसके अंदर 100 एमसीक्यूज हैं चाहे, तो 100 में चलो रिपीट हो जाएंगे बाकी जो आते हुए हमारे पहले किए हुए, और जो एमसीक्यूज जो नए होंगे उसके ऊपर हम खातिर खा डिस्कशन कर लेंगे। तो जो इल्म दानिश के 15 पेपर हमने करवाए हुए हैं, तो उसके जो है ना आगे कर लेते हैं, 6 पेपर और कर लेते हैं, और 6 दिनों के अंदर जो है ना वो एक एक हमारा जो है वो 100 एमसीक्यूज हो जाएगा। रिपीट भी अगर कोई होंगे तो अच्छी बात है कि वो रिपीट हो जाएंगे, और जो नए हों उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। चलें कल ऐसे ही करते हैं, ठीक है, कल ना वो इल्म दानिश के एमसीक्यूज करेंगे हम ना। अब तक जो मैंने एमसीक्यू इसमें किया है ना, तो मैं बहुत मुश्किल है, आज ये वाले चलो थोड़े आसान होंगे, लेकिन ज्यादा मैं एमसीक्यू बड़े मुश्किल लेके आता रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर बहुत आसान आ जाता है और हमें जनरल एमसीक्यूज भी नहीं आ रहे होते। यानी हमने मुश्किल चीजों को टच किया होता है, लेकिन आसान चीजें 2022 का जो 21 का पेपर था ना, 20 में पेपर हुआ था वो लीक हो गया था। तो उसके बाद फिर 2021 में पेपर हुआ वो वाला लेक्चरर एजुकेशन का। अब 20 वाला इतना आसान था ना, वो मैंने कर लिया। अब 21 वाला भी जो आसान, लेकिन अब मेरे कंसेप्ट बहुत आला थे, आला समझा दिया मैंने इंडिया के यूट्यूब चैनल से तैयारी की और बहुत आला किस्म की, और इजी वाले रह गए, इजी वाले आते कोई नहीं थे, मुश्किल वाले कर लिए। तो कहीं ये भी हमारे साथ ही ऐसा ना हो जाए कि हम आसान वाले जो है ना वो छोड़ के मुश्किल कर रहे हैं, और पेपर आसान आ जाए और आसान हमारे गलत हो जाए। आज वाले आसान हैं क्योंकि ये मैंने एआई से लिए हैं, आज वाले एमसीक्यूज जो है ना ये मैंने एआई से लिए हैं। और मैंने उसको टॉपिक्स बताए, एरियाज बताए कि जहाँ से मुझे एमसीक्यूज दे, और मैंने लिए उसमें से वही जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन वाले थे, बाकी सारे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ 600-700 एमसीक्यूज लिया है, उसमें से मुझे 60 एमसीक्यूज मिले हैं 600-700 एमसीक्यूज में से, क्योंकि वो मैंने सारे ही कहीं ना कहीं करवाए हुए थे, या वो कंसेप्ट इंतहाई आसान था, और जो मुझे लगे कि थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं उनको मैंने शामिल कर दिया। मेरे जो है ना पहली दफा जो 21 वाला टेस्ट था उसमें आए थे, मैं 2 नंबरों से रह गया था। 56.75 मेरा था, 58 पॉइंट इतने 25 या कितना मेरिट था। 2 नंबरों से, 2.25 नंबरों से मैं रह गया था। फिर उसके बाद जो है ना 2022 के अंदर जो मैंने दिया था वो मेरे 77 नंबर थे, 77 नंबर थे। अच्छा जी चलें चलते हैं। विच एजुकेशनल थ्योरी एसोसिएटेड विद हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो कौन सी उसके किसके साथ एसोसिएट है, बिहेवियर के साथ, कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ, ह्यूमनिज्म के साथ, कॉग्निशन के साथ। यानी क्योंकि गार्डनर इंटेलिजेंस की थ्योरी है, तो इंटेलिजेंस का ताल्लुक किसके साथ होता है जी, कॉग्निटिविज्म के साथ होता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, बिल्कुल कंटिन्यूस है। डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल, डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसी होती है, नहीं जी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। मतलब डेवलपमेंट क्योंकि अगर तुम ग्रोथ कह लें तो हो जाए, चलो सबके बाजू पहले बड़े होते मतलब जो कद बढ़ता है ये वो फला, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो तो हर एक का सीखने का एक अमल मुख्तलिफ होता है, हर एक की लर्निंग मुख्तलिफ होती है, तो डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसी नहीं होती। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है स्पेशल जो बच्चे होते हैं ना, वो भी हमारे पास एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ये सबके लिए एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूडिंग दूज विद डिसेबिलिटीज, जिनकी डिसेबिलिटीज होती हैं, वो भी उन्हीं के साथ पढ़ रहे होते हैं जो हमारे पास जो है ना वो आम बच्चे होते हैं।
हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का फादर कौन है? ये ना मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है जोहन अमूस कम्युनियस कम्युनियस। इसको ना इसी बंदे को कहा जाता है पेडागोजी का फादर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पेडागोजी का फादर भी कहीं कहा जाता है। तो अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास हो ना कहीं, तो आपने इसको लगा देना है। तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न पेडागोजी, ये जोहन अमूस कम्युनिने को कहा जाता है। बस इसी को याद कर लें ऐसे। अच्छा जी, क्रिटिकल पेडागोजी, जी बस वही याद कर लें। इनके नाम इतने पुट्ठे पुट्ठे हैं और हम अब इनको क्या प्यार से बुलाएं। क्रिटिकल पेडागोजी प्राइमरली एम्स टू, क्रिटिकल पेडागोजी का प्राइमरी एम क्या है? empower लर्नर टू क्वेश्चन एंड चैलेंज सोशल नॉर्म्स। क्रिटिकल पेडागोजी बेसिकली करती यही है कि सोशल नॉर्म्स को क्रिटिक्स करना है ना, तो सोशल जो हमारे पास पहले जो नाम उनको चैलेंज करती है। ट्रेडिशनल होना, फोकस रूट लर्निंग, अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ये नहीं, ये पहला ही है। ठीक है। विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लर्निंग का प्रिंसिपल कौन नहीं है? रेडीनेस लर्निंग का है। यूनिफॉर्मिटी, लर्निंग यूनिफॉर्म नहीं होती, कभी ऊंच नीच आते रहते हैं जिंदगी के अंदर। तो लर्निंग जो है ना वो हमारी एक जैसी नहीं रहती, कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है। अच्छा, प्रिंसिपल लर्निंग एक्सरसाइज करना, बार बार जितनी कोशिश करें, इफेक्ट, ये चीजें आ सकती हैं। विच मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन इमिटेशन, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जो इमिटेशन, जी बिल्कुल वो लॉज ऑफ लर्निंग है। हाँ, बल्कि ये सवाल भी यही है, रेडीनेस और दूसरा इफेक्ट हो गया और एक्सरसाइज हो गई, तो लर्निंग जो लॉज में नहीं आता, ये जो बात में नहीं आती, तो वो हमारे पास हुई। अच्छा, कब आपने आंसर किए? जो आपने दो आंसर मेरे पास किए थे, वो ऐप के सवाल गलत थे। मतलब मुझे याद नहीं, बाद में कोई सवाल किया हो तो एक तो आपका वो था ना कि डिफिकल्टी 40% हो, क्या था, डिफिकल्टी इंडेक्स 40% हो तो टेस्ट इज एक्सेप्टेबल होता है, गुड नहीं होता, गुड 50 भी होता है। तो उन्होंने जो है ना वो ऐप वालों ने ये लगाया हुआ था, तो ऐप वो गलत है। जो मैंने आपको बताया था, जो आपने जवाब लगाए थे ना, वही ठीक है। ठीक है। विच मेथड ऑफ टीच, अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ना ये है इमिटेशन पे। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन उस्ताद पहले करता है, शो करता है, बच्चे उसको कॉपी करके फिर करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ना ये इमिटेशन को फॉलो करता है। द टर्म फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है? अ क्लासरूम विद फ्लेक्सिबल सीटिंग, वो क्लासरूम जो फ्लेक्सिबल सीटिंग होती है, ट्रेडिशनल टीचर सेंटर। स्टूडेंट रिव्यू मटेरियल एट होम, स्टूडेंट घर पे पढ़ते हैं और डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करते हैं। ये फ्लिप लर्निंग की डेफिनेशन है। विच टीचिंग मॉडल इंटीग्रेट्स बोथ बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कौन सा टीचिंग मेथड है जो बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट दोनों की उसकी बात उसके अंदर आ जाती है? इंक्वायरी के अंदर दोनों बातें आती हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की, बिहेवियरिज्म की। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के अंदर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विद स्कैफोल्डिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पे बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अपने नॉलेज को बिल्ड करना। और तो ये वाला ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विद स्कैफोल्डिंग के अंदर हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में एक उस्ताद पढ़ा रहा है बच्चों, ठीक है, एक उस्ताद बिहेवियर, एक उस्ताद बच्चों के बिहेवियर तब्दील करने, और उसका फोल्डिंग थोड़ी साथ के अंदर बच्चों को करने के अंदर कंस्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रक्टर तमीर करना, तो उसका फोल्डिंग भी प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे अपना नॉलेज बिल्ड करें। तो ये वाला जो है ना जिसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विद उसका फोल्डिंग होगा। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज बेस्ट फैसिलिटेटेड बाय, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसके अंदर जो जिस इज बेस्ट फैसिलिटेटेड बाय, किसके जरिए लर्निंग जो है बेस्ट फैसिलिटेट होगी? रेपिटेशन, टास्क को बार बार करें तो लर्निंग फैसिलिटेट होगी। स्ट्रक्चर कंटेंट एंड स्पाइरल करिकुलम, कि स्पाइरल करिकुलम जिसमें एक चीज पढ़ाते हैं अगले दिन वो दोबारा और फिर अगली, तो इसके जरिए हमारी लर्निंग फैसिलिटेट होगी, ये वाला ज्यादा बेहतर है। Which theory best explain the role of prior knowledge in new learning? prior knowledge नई लर्निंग के अंदर क्या ताल्लुक होता है? ये कौन सी थ्योरी बताती है? बिहेवियरिज्म की, स्कीमा थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग या सोशल लर्निंग थ्योरी? तो स्कीमा के अंदर बात होती है कि पुरानी लर्निंग को हम जो है नई लर्निंग में, और किससे क्या होगा, स्कीमा चेंज होगा, स्कीमा वही रहेगा, तो एडजस्टमेंट होगी यानी असिमिलेशन होगी, अकोमोडेशन होगी स्कीम। तो ये वाली बात कर स्कीमा थ्योरी होती है। What is the major limitation of standardized test in assessing learning?
स्टैंडर्ड टेस्ट की क्या लिमिटेशन क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट, इसके ऊपर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लिमिटेड स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसके अंदर कोई ज्यादा क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, एक्सेसिबिलिटी, स्ट्रक्चर, टाइम कंस्ट्रेंट, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन इसके अंदर क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड को मेंटेन, नई चीजें नहीं होती, कोई क्रिएटिविटी, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, बल्कि आपको सबको लेके चलना होता है, बस उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हैं। Which instructional method is most effective for divergent thinking? आपने बच्चों से डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी है तो कौन सा मेथड बेहतर है? लेक्चर मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, मेमोराइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट? तो डाइवर्जेंट करवानी है ना, यानी बच्चों को सोचने पे मजबूर करना है और बच्चों से नए नए आइडियाज लेने हैं, तो उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी पड़ेगी, बाकी तो पुराने तरीके। विच इज द हॉलमार्क ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसके अंदर हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई मास्टरी हासिल करते हैं, यानी उसके मार्केट के अंदर अपने आप को मनवाते हैं उस सब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो ये वाले का मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड आउटकम्स। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके अंदर सब कुछ है सिवाय इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, एकेडमिक इंटेलिजेंस। तो देखें ये उसकी 9 जो टाइप्स हैं उसके अंदर इंटरपर्सनल भी आता है, स्पेशल, म्यूजिकल आता है, एकेडमिक उसके अंदर जो है वो नहीं है, एकेडमिक उसके अंदर नहीं है, एकेडमिक इंटेलिजेंस। बेटी याद नहीं है आपको, एक रख लेंगे वो 8 जो है उसकी। तो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशल जो स्पेस के मुतालिक था, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, ये सारी चीजें आती हैं, तो एकेडमिक इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं है। ये टेलर के मॉडल को बिहेवियर मॉडल बोलते हैं। ठीक है। व्हाट डज द टर्म मेटाकॉग्निशन? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, अपनी थिंकिंग के ऊपर सोचना, अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ वंस लिसनिंग लर्निंग प्रोसेस, अपनी थिंकिंग के मुताबिक सोचना। द टर्म स्कैफोल्डिंग सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? स्कैफोल्डिंग को सबसे पहले ब्रूनर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्योरी ना कॉल्ब ने दी थी। और इस थ्योरी के अंदर ना कॉल्ब कहता है कि जो है ना वो हम बजाय अपनी जो थ्योरीज है ना, थ्योरी से तजर्बे की तरफ जाएं, या तजर्बे को थ्योरी के अंदर लेके आए, तो वो उस तरह की बात ये कॉल्ब करता है। ठीक है। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग वाज इंट्रो, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हॉन्ट ने दी थी। हमारे 3 लेवल पढ़े थे ना हमने, तो उसमें एक रिफ्लेक्टिव लेवल टीचर था, टीचिंग था, तो ये हंट ने दिया था। पहला चैप्टर के अंदर ये बात की गई है। विच टीचिंग मेथड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ रियल लाइफ सिनेरियो टू एनहांस लर्निंग? तो रियल लाइफ जो सिनेरियो होता है ना वो ट्रेडिशनल रूट, ये है केस बेस्ड लर्निंग, किसी केस के ऊपर, किसी मसले के ऊपर जो है ना उसकी डीप स्टडी करना, उसके ऊपर लर्निंग करना। अच्छा जी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ग्राफिक? ग्राफिक के अंदर हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट को, ठीक है, यानी विजुअली उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मेंट एक रह गया है, एमसीक्यूज जो है ना वो रह गए हैं 8। तो लगता है कि जो है ना वो दूसरा शुरू करो। रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसके अंदर होता है आप मुझसे सुनो मैं आपको, यानी एक दूसरे को सिखाना, टेक टर्न टीचिंग, एक दूसरे को टीचिंग करवाना। फादर ऑफ पेडागोजी उसी कमीने को कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, ये वैसे उल्ट नाम मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में कभी लेने ही नहीं चाहिए ना, ये फिर जबान पे चढ़ जाते हैं, खैर ये कमीना याद रहेगा। अच्छा, विच करिकुलम टाइप फोकस ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशन? तो रियल लाइफ एप्लीकेशन कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर ही होता है, मास्टरी हासिल करते हैं रियल लाइफ के अंदर, किसी चीज के ऊपर हम जो है ना वो हासिल करते हैं। करिकुलम अलाइनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हर चीज प्रॉपर तरतीब के साथ हो, कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर, और अमंग स्टैंडर्ड टीचिंग असेसमेंट वगैरह के अंदर। चले जी, एमसीक्यू पीछे रह गया है 4 5, मैं वाइस पे समझा दूंगा। इस फंक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? परेशान होना फंक्शन नहीं है, बाकी सारे उसके फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये आसान सा सवाल है।